तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलोड स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 264 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग का वो शिप बनकर तैयार हो चुका होता है और वो लू फेंग के पास आ चुका होता है। बारी है लू फेंग को उस शिप को टेस्ट करने के लिए हमें लू फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसी शिप को देख रहा होता है और वो बंदा कहता है कि ये शिप की डिफेंस बहुत ही बढ़ चुकी हुई है और इसकी एनर्जी बैरी भी उसकी डिफेंस को 40% तक बढ़ा चुकी होती है। और यहाँ पे हमें कंट्रोल रूम स्क्रीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे बबाता की इमेज आ चुकी होती है और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि जब ये शिप एक्सेलरेट करेगी तो इसकी इंस्टेंटेनियस टर्निंग मूवमेंट उसकी 80% तक बढ़ चुकी है। मतलब ये कि जब किसी मोड़ पे टर्न करना होगा तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ पे इस शिप के इसी के बारे में 80% तक बढ़ चुकी होती है। यहाँ पे उसकी गेटेड स्पीड भी 50 टाइम्स लाइट स्पीड की जितनी हो चुकी थी। यहाँ पे इस वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के टेक्नोलॉजी के बारे में समझाती है कि ये कितनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। और अगर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने यूनिमो प्लानर शिप के मैक्सिमम कैपेबिलिटीज तक ले आया है और इस सब को अगर फिर से इम्प्रूव करना है तो यहाँ पे एक अनडाइंग मेटल लाइफ फॉर्म को इसमें इन्फ्यूज करना होगा, जिसके बाद इसमें एक लाइफ प्रॉपर्टी आ जाएगी। और यहाँ पे बबाता हंसते हुए कहती है कि आखिरकार इतने सालों बाद मैं अपने इस यूनिमो प्लानर शिप को फिर से कंट्रोल कर सकती हूँ। और यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन तभी उसकी नजर स्क्रीन पे चली जाती और यहाँ पे बबाता वही लाइन बोलती है जो कि आपको और हमें बेसब्री से इंतजार था। और वो कहते लू फेंग तुम्हें अपने मास्टर का बदला अगले टाइम जरूर लेना होगा। तो लू फेंग भी कहता हाँ मैं ये जरूर करूंगा। यहाँ पे बबाता लू फेंग की इन सारी चीजों के बारे में रिकॉल करती है कि कैसे एक बंदा उसे यूनिमो प्लानर शिप मिला, जिसके बाद वो अपने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस को कर पाया है और यहाँ पे ह्यूआन बो का एक डिस्पल बन पाया है। यहाँ पे जो ह्यूआन बो के एनिमी थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और यहाँ पे उसे कभी नहीं लगा था कि वो अपने टीचर की मौत का बदला भी ले सकेगी। लेकिन अभी देखा जाए तो बबाता को एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी, जबकि लू फेंग अपने नेचुरल टैलेंट, शॉकिंग विल पावर और पावरफुल बैकग्राउंड मिल चुका है। तो लू फेंग जब एम्पायर लेवल अनडाइंग बैंक बनेगा तो वो उस एम्पायर लेवल अनडाइंग बैंक को जरूर मार पाएगा। और यहाँ पे बबाता इन्हें सबके बारे में सोच रहे थे कि मैं कब अपने टीचर की मौत का बदला लूंगा। फिर लू फेंग उन शायद शिप को चेक करके बाहर निकल जाता है और यहाँ पे हमें उस पूरे शिप के बारे में बताया जाता, जहाँ पे उसे देखकर लू फेंग कहता है कि जब मैं इस शिप में एंटर होऊंगा तो ये सच में सेफ हो जाएगा और मेरी मोसा क्लैंसमैन की जब बॉडी अनडाइंग बिंग बन जाएगी तो यहाँ पे उसकी पावर और भी बढ़ जाएगी और यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिलेगा तो ये जरूर इनविंसिबल जरूर बन जाएगा। फिर यहाँ पे लू फेंग उस शिप को ले लिया होता है और अब फिर हमें सीन चेंज कर वर्चुअल यूनिवर्स यूजियांग माउंटेन प्राइमर रीजन लू फेंग विला का सीन दिखाया जाता है और उसके स्टडी रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अपने डेस्क पे बैठा हुआ होता है और वो अपने मेल की तरफ देख रहा होता है, जहाँ पे उसके लैपटॉप में एक मेल आया हुआ होता है जो कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के द्वारा ही भेजा गया होता है। फिर बबाता जो उसके सोल्जर पे बैठी हुई होती है वो कहती है लू फेंग आज से तुम गानू डिपार्टमेंट के एक सुपरवाइज इन्वॉय हो जो कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के द्वारा भेजा गया है और तुम्हारे पास स्पेशल सुपरवाइजिंग अथॉरिटी होगी जो कि मिलिट्री, बिजनेस और आर्मी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट होगी। और वो हंसते हुए कहते लू फेंग आज से तुम उन तीनों टाइकून जो कि गानू यूनिवर्स में है वो तुमसे डरा करेंगे, तुमकी पोजीशन उनसे हाई होगी। और लू फेंग भी इन सारी चीजों को आराम से देख रहा होता है और यहाँ पे एक ऑर्डर मिला होता है जो कि सिंपल था। यहाँ पे लिखा हुआ था कि एक डोमेन लॉ लेवल का सिर्फ डिप्लॉयमेंट टेस्ट का ही यहाँ पे लू फेंग को 1 लाख पॉइंट्स मिलने वाले थे, लेकिन वो उसी वक्त मिलते जबकि वो यहाँ पे रह के सेक्टर लॉ लेवल तक पहुंच जाता और यहाँ पे उसका सिर्फ अकेला काम था कि वो अपने डोमेन लॉ लेवल में यहाँ पे सुपरवाइजिंग जॉब करे।
फिर बाद में देखा जाए, जो होगा वो देखा जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे ही कई सारे मेल्स में लिखे हुए होते हैं कि यहाँ पे आप अपने मिशंस को भी कर सकते हैं और इस सारे मिशंस को कंप्लीट करने पे आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे। फिर यहाँ पे इन सारी चीजों के बारे में और भी डिटेल में लगा हुआ था। लू फेंग भी इन सारी चीजों को देख रहा होता। फाइनली वो कहता है कि चलो अब समय आ गया है, मैं अब टाइकून बन चुका हूँ और मुझे उन तीनों टाइकून से मिलने का वक्त हो चुका है। और यहाँ पे लू फेंग की जो स्टेटस हो चुकी है वो बहुत ही ऊपर तक की हो चुकी है, इसलिए लू फेंग को अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। लू फेंग बड़ी आसानी से वहां पे जाके उन सबकी तलाश या फिर चाहे तो कुछ भी ऑर्डर कर सकता है। और अब फिर लू फेंग अपने सारे मेल्स और सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद वो वहां से टेलीपोर्ट होकर निकल जाता है गानू डिपार्टमेंट, जो कि वर्चुअल यूनिवर्स में स्थित होता है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर गानू कॉन्टिनेंट के एमेथिस्ट आइलैंड को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर था। और वो एमेथिस्ट कोई मेटल होगा शायद, उसी से वो पूरा का पूरा जगह बना हुआ था। और देखा जाए उसकी इंटायर सरफेस तो ब्लैक ड्रैगन माउंटेड एम्पायर से बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। और यहाँ पे हमें उन सारे व्यू पॉइंट के बारे में बताया जाता है, बस समझ लो वो बहुत ही सुंदर था। वहाँ पे एक सन भी था जो कि बहुत शाइन कर रहा था, उसकी मैजेस्टिक प्लेस वहाँ के चारों तरफ बिखरी हुई थी। और अब फिर हमें उस पैलेस के सीन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे 1000 मीटर के अंदर 3 थ्रोन्स बने हुए थे। और वहाँ पे एक बंदा कहता है कि सब चीज यहाँ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन क्या पता हेडक्वार्टर्स ने अपने तरफ से एक सुपरवाइजर इनवर को भेज दिया है। ये लू फेंग आखिर ये इतनी जल्दी अपने आप को डोमेन लॉर्ड लेवल में क्यों ब्रेक थ्रू करके ले आया? क्या वहाँ पे वो खुद को इंतजार नहीं कर सकता है? और यहाँ पे हमें दिखाया जाता कि एक एपमैन भी होता जो कि यहाँ पे बात कर रहा होता है, जो कि पर्पल रॉब में पहना हुआ था। और यहाँ पे वो बहुत ही गुस्सा था लू फेंग के आने की वजह से। अब देखा जाए तो जहाँ पे पावर होती वहाँ पे करप्शन जरूर होता है। लू फेंग आया उन सबके करप्शन के बारे में बता दिया, तो हो सकता है कि उन सबकी पोजीशन भी चली जा सकती है। और अब फिर तभी हमें एक जेंटल वॉइस को दिखाया जाता जो क्या था, पर्पल लाइटिंग ऑफिशियल, गोल्डन फेडर ऑफिशियल। और यहाँ पे 3 बंदे थे, जिनमें कि 2 बंदे तो पर्पल लाइटिंग ऑफिशियल, एक दूसरा बंदा गोल्डन फेडर ऑफिशियल होता है और तीसरा कोई और नहीं, एक यंग लेडी होती है जो कि ब्लैक रोब और नंगे पाँव होती है। पता नहीं यार इस सीरीज में सबको नंगे पाँव घूमने में इतना ज्यादा मजा क्यों आता। फिर यहाँ पे वो आते हुए कहती है कि ये ऑर्डर पहले ही हो चुका है और वो लू फेंग यहाँ पे बहुत ही जल्दी आने वाला है, इसलिए तुम दोनों को एक दूसरे से झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे वो दोनों बंदे उसी लेडी की तरफ देखने लगते। यहाँ पे वो लेडी आगे कहती है कि लू फेंग का स्टेटस एक सुपरवाइजर इनवर है और यहाँ पे उसकी अथॉरिटी है कि वो हमारे काम और सारी चीजों के बारे में चेक कर सकता है, इसलिए हम इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे हमें बताया जाता कि पर्पल लाइटनिंग ऑफिशियल वो यहाँ के बिजनेस साइट को चलाता है और यहाँ पे वो डील में मिसअप करता रहता है और वो अपने रिकॉर्ड को रखता है और सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। और यहाँ पे अगर उसे सीरियसली उसकी छानबीन की जाएगी तो वहाँ पे उसके सारे बुरे कारनामों के बारे में पता चल जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए बहुत ही बुरा होगा और उसे प्रिजन में भी डाला जा सकता है। और फिर हमें एपमैन को दिखाया जाता है जो कहता है कि क्या तुम्हारी मिलिट्री डिपार्टमेंट इतनी क्लीन है कि तुम इस बंदे को बोल रही कि तुम्हारी क्लीन नहीं है? तो यहाँ पे वो हैंडसम मैन कहता है कि वो फिर भी तुम्हारे बिजनेस डिपार्टमेंट से बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे वो लोग अपने ही आपस में झगड़ रहे होते हैं। यहाँ पे वो कहते कि रुको, हमें इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे वो इसी के बारे में बात कर रहे थे कि हमें अपने पोजीशन को मेंटेन करना है। वो तीनों टाइकून थे और उनकी स्टेटस दी, उन सबके पास ह्यूज पावर थी। यहाँ पे कई सारे बंदे थे जो कि अनडाइंग ऑफिशियल बंदे थे, लेकिन इन सब के पावर की वजह से वो उन सबके लेवल से बहुत ही ऊपर निकल चुके थे। यहाँ पे उन्हीं सबके बारे में सोचती हो, यहाँ पे बहुत ही लंबी चौड़ी उन सब की डिस्कशन दिखाई जाती है जो कि उन सब अपने बारे में बात कर रहे होते। फिर यहाँ पे वो लेडी कहती है कि यहाँ पे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि लू फेंग इतना भी स्टूपिड नहीं है, अगर वो सच में चेक करना चाहेगा तो हमारे सारी चीजों को चेक कर सकता है, हम उसे फोर्स भी नहीं कर सकते रुकने के लिए। और यहाँ पे वो कहता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता है। और फिर वो गोल्डन हेयर मैन भी कहता है कि अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो हम लोग उसका असासिनेट कर देंगे, मतलब उसका हत्या कर देंगे। तो ये सुनकर वो एपमैन कहता क्या तुम उसे मारना चाहते हो? और वो कहता गोल्ड फेडर ऑफिशियल, क्या तुम उसके टीचर ट्रूयन एम्पर के बारे में जानते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो एक इडियट है?
ट्रू एंड एम्पर एक सेकंड बेंग है हमारे एप्रेस में। और यहाँ पे तुम्हें जानना चाहिए कि वो अपने ब्रूटल और अपने प्रोटेक्टिव नेचर के बारे में ही जाने जाते हैं। अगर तुम्हारे में सच में हिम्मत हुई और तुमने लू फेंग का असासिनेट करने की कोशिश की तो यहाँ पे देखा जाए तो वो वहाँ पे तुम्हारे पूरे पूरे फैमिली को मार देंगे। और ट्रू एंड अगर इसको चेक किए तो उन्हें इन सब के पीछे के बारे में जरूर पता चल जाएगा और वो ट्रू एंड एम्पर तुम्हें कभी भी नहीं बख्शने वाले हैं। तो ये सुनकर गोल्ड हेयर मैन भी स्क्विंट होता, वो क्या होता है ट्रू एंड एम्पर। और देखा जाए तो ट्रू एंड एम्पर को इन सब बंदों को मारने के लिए एक चींटी के मसलने के बराबर होता है। और फिर हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो कहती तुम दोनों अपने नींद से जागो। यहाँ पे लू फेंग अपने प्राइमरी रीजन में आ चुका है और उसने अपने फर्स्ट क्वालिफिकेशन बैटल्स को पास आउट करके एक जीनियस होने का किताब अपने ऊपर ले चुका है और तुम सब उसका असासिनेट नहीं कर सकते। अगर तुम सब ने ऐसा किया तो यहाँ पे हम लोग सब मारे जाएंगे। यहाँ पे सब लोग हामी भरते हैं कि नहीं हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अब यहाँ पे उन सब के पास कोई और रास्ता नहीं होता है और वहाँ पे ब्लैक लॉब रोडी को दिखाया जाता है जिसके सामने एक स्क्रीन अपीयर होता है जहाँ पे वो अपने डिटेल्स और प्लान को शो करती है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। अब वो दोनों बंदे उन सबको पढ़ने लगते हैं और उन सबको पढ़ने के बाद वो कहते चलो ये आशा करते हैं कि वो लू फेंग एक स्मार्ट गाय हो और यहाँ पे वो आए तो वो अपने पोजीशन और पावर का सिर्फ एंजॉयमेंट करे। अगर उसने यहाँ पे छानबीन करने की कोशिश की तो हम तीनों को सफर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वो लोग सब डिस्कस कर ही रहे होते लेकिन तभी वहाँ के पैलेस में एक पियर्सिंग अलार्म बजने लगता है जिसे सुनकर वो तीनों टाइकून्स खड़े हो जाते और यहाँ पे वो ब्लैक रॉब रेडी कहती है वो आ गया। और यहाँ पे हमें उन बंदों को दिखाया जाता है जो कहता है चलो हमें उसका अच्छे से वेलकम करना चाहिए, ऐसा ना लगे कि हम लोग बुरे आदमी हैं। उन सबका अच्छे से वेलकम करेंगे, तुम्हारी पहली इंप्रेशन ही उस पर अच्छा हो जाएगा। और अब ये सुनकर वो कहते हैं तुमने सही कहा और वो लोग निकल चुके होते हैं लू फेंग का स्वागत करने के लिए। फिर हमें सीन चेंज कर एमेथिस्ट आइलैंड के 10 स्क्वायर मीटर के प्लॉट को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग आ चुका होता। फिर लू फेंग उन सब तब देखता और कहता तो ये है वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी जो कि गानो डिपार्टमेंट में मौजूद है और यहाँ पे बहुत सारा अच्छे से सजाया हुआ होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि सेंटर ऑफ आइलैंड की ओर निकल जाता है और वहाँ का एमेथिस्ट आइलैंड बहुत ही बड़ा होता है जो कि ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर आइलैंड की जितनी बड़ी होती है। फिर यहाँ पे लू फेंग 1 लाख किलोमीटर दूर तक उड़ चुका होता है लेकिन तभी वहाँ पे वो ब्लड स्ट्रीट हाउस को देखता है जो कि एमेथिस्ट प्लाजा के पास होते हैं। फिर लू फेंग वहाँ देखता है वहाँ टोटल 3 बंदे खड़े थे और अब फिर लू फेंग उन सब की तरफ बढ़ने लगता है और हमें यहाँ दिखाया जाता है उस लेडी को जो कि यहाँ पे अपने हिप्नोटिज्म पावर को यूज करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे क्या पता लू फेंग किस खेत की मूली है, उसके सामने उसका हिप्नोटिज्म का झांसा भी नहीं चलने वाला है। अब फिर यहाँ पे लू फेंग आ चुका होता है। लू फेंग से वो कहती है लेडी वेलकम सुपरवाइजर इनवर मिस्टर लू फेंग और यहाँ पे सभी लोग लू फेंग के सामने झुकते हैं और कहते हैं ग्रीटिंग योर मेस्टी लू फेंग और यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ अनडाइंग बीइंग मौजूद होते हैं। और फिर सारे लोग उनका स्वागत करने के बाद यहाँ पे गोल्डन हेयर मैन उससे कहता लू फेंग मैंने आपके रेपुटेशन के बारे में बहुत पहले से सुन रखा है। प्राइमरी रीजन में इतने कम टाइम में अपने लिए एक पैलेस बना पाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, आप हमारे रिस्पेक्ट के वर्दी है। फिर यहाँ पे लू फेंग को बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोलने लगता है। फिर यहाँ में दिखाया जाता है एप मैन को जो हंसते हुए कहता है लू फेंग मैं यहाँ पे गुआन यान क्लैन का एपन रेस से हूँ, तुम्हारे टीचर ट्रू एंड एम्पर काहुन सी क्लैन के एक ग्रेटेस्ट बीइंग है और जब मैं यंग था तो उसी वक्त से मैं उनका वर्शिप करते आया हूँ और मुझे ट्रू एंड एम्पर के जैसा ही बनना है। तो और वो कहते हैं कि आज मैं उनके डिस्पल से मिल रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे लू फेंग उन सबके अच्छे से वेलकम से खुश होता है। यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि इन सबको देख के कहता है कि यहाँ का ग्रैंड सेरेमनी तो बहुत ज्यादा ह्यूज है। और यहाँ पे लू फेंग सोचते हुए कहता है कि ये 3 टाइकून्स ये तीनों अपने ऑफिशियल लेवल अनडाइंग बेंगे, इन सब की पावर मुझसे बहुत ज्यादा है लेकिन पोजीशन के मामले देखा जाए तो वो लोग लू फेंग से नीचे थे। और लू फेंग सोचता कि आखिर ये लोग इतने ज्यादा पैशनेट क्यों हो रहे हैं। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ब्लैक लॉर्ड लेडी को जो कहता लू फेंग चलो मैं खुद को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो लू फेंग डायरेक्टली कह देता है कि मैं तुम तीनों के बारे में जानता हूँ। वो कहता है तुम जरूर यहाँ के आर्मी डिपार्टमेंट ब्लैक एंड ऑफिसर रीजा होगी। और फिर ये सुनकर वो ब्लैक लॉर्ड लेडी स्माइल करने लगती है और लू फेंग दूसरे बंदे की ओर पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम जरूर हेड मिलिट्री डिपार्टमेंट के होगे गोल्ड फेडर ऑफिसर एफ। और यहाँ पे वो बंदा
बंदा भी स्माइल करने लगता है और फिर लू फेंग उस तीसरे एपमैन की तरफ स्माइल करते हुए कहता कि तुम जरूर हेड ऑफ द बिजनेस डिपार्टमेंट होगे, तुम्हारा नाम पर्पल लाइटनिंग ऑफिसर जेन कियान है। और यहाँ पे इन सारी चीजों के बारे में आपको पता चल गया होगा कि लू फेंग ने पहले से ही इन सब के इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगा लिया था, ताकि लू फेंग इन सब के एबिलिटी से अपने इन्वेस्टिगेशन में अच्छे से यूज कर सके। और फिर लू फेंग स्माइल करते हुए कहता कि मुझे तुम तीनों की जरूरत है अपने असिस्टेंट के तौर में। तो वो तीनों अपने अलग अलग जवाब देते कि ऑफ कोर्स, नेचुरली, हाँ जरूर, क्यों नहीं। फिर यहाँ पे लू फेंग उन तीनों की ओर देखता है। फिर हमें उस ब्लैक रॉब लेडी को दिखाया जाता है, यहाँ पे वो कहती चलो लू फेंग मैं इन सबको तुमसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। वो लेडी उन सब की तरफ इशारा करते हुए कहती है और वो कहते हैं कि हमारे गानू डिपार्टमेंट यहाँ पे गानू यूनिवर्स कंट्री को कंट्रोल करती है, जिसमें कि 10,000 स्टार फील्ड्स मौजूद है, वहीं पे 100 मिलियन गैलेक्सी मौजूद है। और यहाँ पे देखा जाए इन सब के अलावा तो यहाँ पे 3 हेड्स मौजूद है, जिनमें कि 322 बाकी अनडाइंग्स भी है, उन्हीं में से 820 मिलियन इंपॉर्टेंट पर्सनल है जो कि यहाँ पे कई सारे स्टारफील्ड और गैलेक्सी को मैनेज करते हैं। अब ये सुनकर लू फेंग अपनी सांसें थाम लेता है और यहाँ पे लू फेंग अपने सामने पूरी की पूरी आर्मी को देखता है, जहाँ पे 820 मिलियन पीपल थे। और इसलिए लू फेंग उन सबको देख कर सोचता है कि इसी कारण तो मैं इन सब के किनारे खत्म होने का नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि इन सब की संख्या मिलियंस में है। फिर यहाँ पे मैं दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग उन सबकी तरफ देखता है और फिर लू फेंग उन सभी 322 अनडाइंग्स बीइंग की तरफ देखता, लेकिन तभी लू फेंग उन सब की तरफ देख ही रहा होता है, लेकिन उसे एक बंदे को देख लेता जो कि मैन लुओ होता है। और लू फेंग कहता है ये आदमी। अब यहाँ पे हमें उस मैन लू को भी दिखाया जाता जो कि उसकी तरफ देखता और कहता है लू फेंग। अब यहाँ पे उसकी मेमोरी बहुत ही शार्प होती है और उसकी मेमोरी में लू फेंग के बारे में भी था। और यहाँ पे लू फेंग स्माइल करता है और फिर हमें यह बताया जाता है कि जब लू फेंग अपने स्लाउटर हाउस में था तो वहाँ पे मैन लू फेंग के साथ बहुत ही कैजुअली बिहेव कर रहा है, लेकिन किसको पता था कि इतनी जल्दी सबका दिन आएगा और यहाँ पे वो लू फेंग का अंडर लिंक बन के काम करेगा। लू फेंग भी इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रेस महसूस करने लगता। फिर यहाँ में लू फेंग को दिखाया जाता जहाँ पे वो कहता ब्लैक यान ऑफिशियल, यहाँ पे किसी को जरूरत नहीं इन सारे बंदे को नील डाउन होने के लिए, इन सबको खड़े होने के लिए बोल दीजिए। और फिर हमें यहाँ पे गोल्ड फेदर ऑफिशियल आयु को दिखाया जाता जो कहता है लू फेंग आप तो सच में काइंड हार्टेड पर्सन है। ये सुनकर लू फेंग भी स्टन हो जाता है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये एक मिलिट्री का सिंबल होता है जो कि इन सबको अपने सामने झुकाना ही होता है, लेकिन लू फेंग ने उन सबको खड़े होने के लिए बोल दिया होता जो कि बहुत ही काइंड हार्टेड देखा जाता है। फिर उन सबको खड़े कर देता है और यहाँ पे वो कहता है तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। और यहाँ पे वो 820 मिलियन पीपल वहाँ उन सब के सामने झुकते हैं, जिसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते अपने अपने आइलैंड के डायरेक्शन में। और अब फिर हमें उस मैन लुओ का सीन दिखाया जाता जहाँ पे वो कहता है कि पिछले समय ये बंदा उस जीनियस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पे उसके फर्स्ट और सेकंड ब्रदर भी आया करते थे अपने स्लाउटर हाउस में। और अभी के दरमियान वो बहुत ज़्यादा यंग और टेंडर भी है, लेकिन जब से वो जीनियस कंपटीशन में गया था तो वो उस वक्त बहुत ज़्यादा कमजोर और बहुत ही जवान था। आखिर किसने एक्सेप्ट किया था ये इस गानू डिपार्टमेंट का 4th टाइकून बन जाएगा। और यहाँ पे मैन लू फेंग की तभी देख रहा होता है और वो देखता है कि पर्पल लाइटनिंग ऑफिसर बाकी सारे ऑफिसर लू फेंग के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहे थे और यहाँ पे वो लोग लू फेंग को खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे वो कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ और लू फेंग अपने साइड को बदल लिया, उनके विरुद्ध खड़ा हो गया, तो यहाँ से उन तीनों को सफर करना पड़ सकता है। और फिर हमें एपमैन को दिखाया जाता जो कहता है मैन लुओ, और यहाँ पे मैन लुओ को भी दिखाया जाता जो कि क्या था डिपार्टमेंट चीफ, और वो उसके सामने आ जाता है। फिर वो बंदा कहता है कि हमारा ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टारफील्ड के बिजनेस का डिपार्टमेंट अब तुम्हारे अंडर है। लू फेंग का होम अभी अपने ब्लैक ड्रैगन माउंटेन स्टारफील्ड में, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम उस स्टारफील्ड के अच्छे से एक्सप्लेनेशन दो। तो वो मैन लू उसके सामने वो करता है और मैं लू फेंग को दिखाया जाता है और स्माइल करते हुए कहता है मिस्टर मैन लू लॉन्ग टाइम नो सी। और मैं मैन लू को दिखाया जाता जो कहता है कि
ये ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है आपसे मिलने के लिए। यहाँ पे लू फेंग क्या था, चलो हम एक दूसरे से चलते हुए बात करते हैं। फिर हमें एमेथिस्ट पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग पर्पल लाइटनिंग ऑफिशियल, गॉडफादर ऑफिशियल, ब्लैक यान ऑफिशियल और उन सबके साथ 300 अंडांग्स बैंक उन सबको फॉलो करने लगते हैं। और यहाँ पे चलते चलते वहाँ के सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो कि गानू यूनिवर्स कंट्री में वहाँ पे मौजूद थी उन सब के बारे में बताने लगते। फिर हमें सीन चेंज को रेस्टिंग क्वार्टर पैलेस को दिखाया जाता जहाँ पे पर्पल लाइटनिंग ऑफिशियल, गॉडफादर ऑफिशियल, ब्लैक यान ऑफिशियल और लू फेंग एक साथ जमा थे और वहीं पे जितने भी अंडांग्स बैंक थे वो लोग वहां से निकल चुके थे। और अब फिर लू फेंग वहां से एक वैल्यूएबल फ्रूट को उठाता है। अगर मैंने इसे अपने आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे इसके बारे में विश्वास नहीं होता है। यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी पावर्स उन सबको कवर अप करती है और ये बहुत ज्यादा शौकीन है। और वो कहता है कि इस पूरे गानू यूनिवर्स कंट्री की पॉपुलेशन, उन सबकी इकोनॉमी, ये सभी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। तो ये सुनकर एपमैन पर्पल लाइटनिंग ऑफिशियल हंसते हुए कहता है कि ये 5 लेवियाथन जो कि ह्यूमैनिटी में एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे यूनिवर्स मर्सनरी अलायंस के अंदर कई सारे वॉरियर्स जहाँ पे यूनिवर्स फर्स्ट बैंक और यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक वो अपने बैंकिंग सेक्टर और इन्वेस्टमेंट सेक्टर को संभालती है। वहीं पे ह्यूज एक्स डोजो अपने स्ट्रॉन्ग को वैल्यू करती है। वहीं पे अगर बात की जाए वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी तो वो ह्यूमैनिटी, इकोनॉमिक और लाइफ दोनों को कंट्रोल करती है। और जो इकोनॉमी 1008 यूनिवर्स कंट्री के अंदर आता उसका पूरा का पूरा कंट्रोल वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के अंदर आता। तो ये सुनकर लू फेंग में शॉक हो जाता है। लू फेंग कहता है कि ये वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी तो सच में बहुत बड़ा है। और फिर यहाँ पे आगे गोल्डफादर ऑफिशियल कहता है कि इस ह्यूमैनिटी में वर्चुअल यूनिवर्स की सब चीज संभालता है। और यहाँ पे वो कहता है टोटल 1008 कंट्री में से ह्यूज एक्स डोजो 504 यूनिवर्स कंट्री आर्मी को संभालती है। वहीं पे आधी वो सारी अपने वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी संभालती है। और यहाँ पे ये सभी आपस में बटे हुए, कोई भी एक दूसरे से झगड़े नहीं करते। अगर ऐसा हुआ तो इस पूरे यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा। और यहाँ पे फिर ब्लैक रॉब लेडी उससे कहते हैं कि इस गानू यूनिवर्स कंट्री में गानू डिपार्टमेंट का हमारे पास आधा कंट्रोल है, वहीं पे आधा हमारे कंट्री लीडर के पास होता है। और यहाँ पे हमें उन सारे तीनों बंदों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल रहे होती हैं। और लू फेंग जब इन सारे बातों को सुनता है तो वो भी शॉक हो जाता है। और अब फिर हमें यहाँ पे ब्लैक रॉब लेडी को दिखाया जाता है जो लू फेंग से पूछते, लू फेंग तुम आके गानू यूनिवर्स कंट्री में कब आने वाले हो? तो हमें लू फेंग को दिखाया जाता है। और हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं ऑलरेडी जेड डोम प्लैनेट पे आ चुका हूँ। तो ये सुनकर वो तीनों के तीनों टाइकून शॉक हो जाते कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है? प्राइमरी रीजन यहाँ से गानू यूनिवर्स कंट्री में आने के लिए 1 से 2 साल लगने वाले, यहाँ तक कि किसी यूनिवर्सशिप जो कि बेस्ट यूनिवर्सशिप माना जाता है उसके लिए भी इतना ज्यादा टाइम लगने वाला है। और वो एपमैन लाइटनिंग कहता है तुम सच में यहाँ पे जेड डोम प्लैनेट पे आ चुके तो हम सबको इन्फॉर्म ही नहीं किया गया था, ऐसा कैसे हो सकता है? और यहाँ पे उन सब में ऐसी कई सारी बातें होती है। और यहाँ पे लास्ट में कहते हैं कि आप यहाँ आ गए और हमने आपकी सेरेमनी भी नहीं रखी है, ये तो आपके स्टेटस का थोड़ा सा गलत मतलब बन जाएगा। हमें आपके बारे में एक सेरेमनी रखना चाहिए क्योंकि आप प्राइमरी रीजन के बहुत ही अच्छे बंदे और जीनियस आते। फिर लू फेंग को दिखाया जाता जहाँ पे उन सब की तरफ देख रहा होता है। और यहाँ पे लू फेंग उन सबको मना करता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई सेरेमनी नहीं करना चाहिए। तो एपमैन कहता है कि क्या जरूरत नहीं है, आपको ये जरूरत है, आपकी जो रेपुटेशन है वो बहुत ज्यादा हाई है और आप वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी हेडक्वार्टर से तरफ से आए हैं और आपकी टीचर भी ट्रू एंड एम्पर, ये छोटा मोटा तो चीज नहीं है। अब लू फेंग पूरी तरह से स्पेशलिस्ट हो चुका होता है। और आप फिर गोल्डफादर ऑफिशियल कॉन्फिडेंटली कहते इस मैटर को मुझ पे छोड़ दीजिए। और यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कहता है कि यहाँ पे छोटे मोटे करना, मैं यहाँ पे भीड़ में जा अच्छा नहीं लगता हूँ, मुझे यहाँ पे भीड़ पसंद नहीं है, मैं अभी जेड डोम प्लैनेट पे ही रह रहा हूँ। तो ये सुनकर वो एपमैन कहता है कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा नहीं करना चाहते, आपको भीड़ पसंद नहीं है और इसीलिए हम लोग सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के लोग के आएंगे जो कि अपने डिपार्टमेंट में ऊंचे पोजीशन को होल्ड आउट करते हैं। और यहाँ पे वो सारे इसी इनविटेशन के तैयारी लग जाते हैं। यहाँ पे जितने भी बड़े बंदे होते हैं उन सबके पास उनकी इनविटेशन गई हुई होती है, जबकि मर्तबा ये उन 3 टाइकून्स की तरफ से भेजी जा रही है। तो किसकी इतनी हिम्मत कि वो इसकी डिसरिस्पेक्ट करे और इस सेरेमनी में न आए, और ये भी तो लू फेंग के लिए होने वाला था। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि लू फेंग का सेरेमनी कैसे होने वाला है।
क्या लुफिन इसी सेरेमनी में अपने बिग ब्रदर के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज पाता है या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।